गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए प्रचार थम गया है। गुजरात में 1 दिसंबर को पहले फेज का चुनाव है। पहले फेज में कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में सौराष्ट्र की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। गुजरात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। 19 जिलों में मतदान होगा। मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केंद्र अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। चुनाव के पहले चरण में कुल 2,39,76,760 मतदाता वोट करेंगे। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। तो वहीं गुजरात में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। अहमदाबाद में एक जनसभा में खड़गे ने हर चुनाव के लिए मोदी पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम आपका चेहरा निगम चुनाव, एमएलए चुनाव या संसद चुनाव हर जगह देखते हैं। क्या आपके पास रावण की तरह 100 सिर हैं? खड़गे ने आगे कहा, मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, नगर चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो। उम्मीदवार के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते? क्या मोदी नगर पालिका में आकर काम करेंगे? क्या वो आपकी जरूरत के समय आपकी मदद करने वाले हैं? लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता। और आप काम पे वोट मांगो, हमको खुशी है। उधर बीजेपी ने खड़गे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव की गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने शब्दों पर नियंत्रण खो दिया और पीएम मोदी को रावण कहा। कांग्रेस लगातार गुजरात और उसके बेटे का अपमान कर रही है। कि मोदी जी का चेहरा हर जगह दिखता है, क्या वो रावण है? क्या मतलब है इसका? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घटिया वक्तव्य देंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये हर भारतीयों का अपमान है, ये हर गुजरातियों का अपमान है। यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है। देखिए, किसी के कहने से कोई रावण नहीं होता और देश की जनता ये मोदी जी को और विशेष रूप से गरीब अपना मसीहा मानते हैं। तो गरीबों के मसीहा को कुछ लोग गाली देते हैं। इससे पहले भी गाली देने का प्रयास किया है। जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली दी है, जनता ने इनकी डिपॉजिट जब्त किए, इनको विपक्ष का नेता भी नहीं दिया
जितने मोदी जी को गाली देंगे उतने नीचे जाएंगे, क्योंकि जनता को पसंद नहीं है। खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहां आए हैं और उन्होंने जमीन पर जब देखा कि कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है और कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, तो वो बौखला गए हैं और इसलिए इस प्रकार के निवेदन करते हैं। और साथ में कांग्रेस का हमेशा से एंटी बीजेपी, एंटी नरेंद्र मोदी, एंटी गुजरात उनका अप्रोच रहा है और यही एक कर रहे हैं, गुजरात को, नरेंद्र मोदी को किस तरह से बदनाम किया जाए। तो सर फर्स्ट फेज के चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने गुजरात की जनता से बीजेपी को फिर से भारी बहुमत से जीतने की अपील की। योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी थी। फ्री में वैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। सारे सर्वे कह रहे हैं गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार आ रही है। सारे सर्वे कहते हैं, लेकिन जीत ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का दिखाई दे। जीत सामान्य नहीं, असामान्य होनी चाहिए। जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी समृद्धि के लिए बैरियर बने हुए हैं, इन सबको हटाइए। अब केवल कमल ही कमल खिलना चाहिए। आप सभी सहमत हैं? सभी सहमत हैं? क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? क्या कश्मीर से धारा 370 के लोग हटा पाते? भाइयों बहनों, इसलिए आज मैं आप सबके पास इसी विश्वास के साथ आया हूं, हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। आगे बढ़ेंगे। खबर राजस्थान से है, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, सीएम गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से बात की। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस में एकजुटता दिखने की कोशिश की गई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि गहलोत और पायलट दोनों ही पार्टी के लिए एसेट हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद वेणुगोपाल फिर से लौटे और गहलोत, पायलट समेत सभी नेताओं ने एक साथ हाथ खड़े किए। वेणुगोपाल ने कहा कि यही राजस्थान कांग्रेस है। इस दौरान गहलोत और पायलट के चेहरे पर मुस्कान थी। दिस इज राजस्थान कांग्रेस। गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा आपने, भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह आरोप लगा रहे हैं। यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पे दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा, कल राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, सम्मानित नेता है, ये कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कह देता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी, उनकी नेचर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जिन लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला, इन सब लोगों के मुद्दों को राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है।
इसलिए राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को, पार्टी को, सबको आगे लेकर रखेंगे। On behalf of AICC, I would like to congratulate the leaders of Rajasthan for the excellent arrangement for Bharat Jodo Yatra. 4th evening it will come to Rajasthan, till 21st tak the yatra will be in Rajasthan. 17 days, 18 days Rajasthan में है. So I am very much happy that the leaders, छोटा कार्यकर्ता to big leaders are all involved in this preparations of Bharat Jodo Yatra. No, yesterday that has been cleared by Rahul Gandhi, our leader, very clearly. अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दोनों पार्टी का असच है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान इंदौर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार माइक के खराब होने पर वे झुंझला उठे और उन्होंने इंग्लिश में बोलते हुए कमलनाथ की ओर इशारा किया और पास में बैठे कमलनाथ से इस बारे में पूछा। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें कमल कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनते हैं। इसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बेरोजगारी, कमल there's some interference taking place here. ये साउंड वाला कौन है? जो देश में बेरोजगारी, कमल there's some interference taking place here. ये साउंड वाला कौन है? राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को नाम लेकर बुलाया और उन्होंने उन पे जी भी नहीं लगाया। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल यूपीए सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के लिए मुआवजा मांगने वाली याचिका का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि वैक्सीन का उत्पादन कंपनी की तरफ से किया गया। सरकार ने उसकी जरूरी जांच करवाई। अगर कुछ मामलों में वैक्सीन से किसी का नुकसान हुआ है तो वो दवा कंपनी या हॉस्पिटल के खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीधे सरकार से मुआवजा मांगना सही नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार ने यह हलफनामा 2 लोगों की याचिका पर दाखिल किया है। दोनों ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी बेटियों की मौत का दावा किया है। इन लड़कियों की मौत 2021 में हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन को अनुमति देने से पहले उसकी कड़ी जांच की गई, लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया गया, लेकिन टीका लगवाने को कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं रखा गया। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में आफ्ताब पूनावाला की नार्को जांच करने की अनुमति दे दी है। आफ्ताब पूनावाला के वकील ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को रोहिणी स्थित प्रयोगशाला ले जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने मंजूर किया। आफ्ताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। ऐसा आरोप है कि उसे शव के टुकड़ों को दक्षिण दिल्ली में महरौली के अपने घर में करीब 3 सप्ताह तक 300 लीटर के एक फ्रीज में रखा और फिर कई रातों तक उसे शहर के विभिन्न स्थानों पर फेंका। आफ्ताब को मंगलवार को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कड़ी सुरक्षा में एफएसएल रोहिणी ले जाया गया। पॉलीग्राफी टेस्ट खत्म होने के बाद आफ्ताब को भारी सुरक्षा में के बीच एफएसएल रोहिणी से तिहाड़ जेल ले जाया गया। आज हमारी जो एफएसएल की टीम है ना, उसने आफ्ताब के जो पॉलीग्राफ टेस्ट है सारे कंप्लीट कर लिए। जी सर, कितने दिन ये जो है पूरा टेस्ट चला और कैसा कब तक पुलिस को रिपोर्ट? पिछले वीक से ये टेस्ट चल रहे थे और आज ये कंप्लीट हो गए। पुलिस को रिपोर्ट कब तक दे देंगे सर? बहुत हमारी डायरेक्टर मैडम के आदेश है कि इस केस को हमने प्रायोरिटी पर लिया हुआ है और बहुत जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट कर। नार्को की प्रक्रिया कब शुरू होगी सर? जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, तो मैडम के आदेश हैं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। कब तक रिक्वेस्ट करेंगे आप हॉस्पिटल? पुलिस ने
कहा है हमारी टीमें रेडी हैं, जब भी पुलिस हमें रिक्वेस्ट करेगी और इसको कर लिया जाएगा। तो अभी तक सर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है पुलिस से? पुलिस से अभी आधिकारिक रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, जल्दी आपको सूचित कर दिया जाएगा। पूरे टेस्ट के दौरान आफ्ताब का बिहेवियर कैसा था? हम लोग कुछ अपने पैरामीटरों को चेक करते हैं, वो पैरामीटर हमारे ठीक होते हैं तभी हम पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। वो पैरामीटर हमारे ठीक पाए गए थे और पॉलीग्राफी टेस्ट हमारा पूरा कर लिया गया। कितने दिनों में जो है पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी जाएगी दिल्ली? बहुत जल्दी ही सौंप दी जाएगी दिल्ली पुलिस। सर आज क्या हुआ? अंतिम सेशन आज जो हमारा लास्ट सेशन था पॉलीग्राफ का वो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इजरायली फिल्म मेकर और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी हेड नादोलिपिड की जानिब से द कश्मीर फाइल से मुतालिक विवादित बयान की चारों जानिब से निंदा की जा रही है। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इजरायली फिल्म मेकर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कश्मीर पंडितों से कभी मुलाकात नहीं की, जिन्होंने कभी कश्मीर को देखा ही नहीं, वो लोग जब तनकीद करते हैं तो हैरत होती है। जाके पायना फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले नदब लापिड जी, आपको कश्मीरियों की पीड़ा समझ ही नहीं आएगी। 90 के दशक में घर-बार छोड़ने का और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरियों ने, हिंदुओं ने भोगा है ना, आप अगर उनके पास जाके एक बार समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते, तो आपको शायद एक अंश उस पीड़ा का एहसास हो पाता। कश्मीर फाइल फिल्म को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है, ये पीड़ादायी है। एक बार रूबरू होते तो उसका शतांश भी समझ में आता आपको। आपका ये बयान अलगाववादी और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता का समर्थन करता है, मैं निंदा करता हूं। तो वहीं द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ज्यूरी चीफ लिपिड के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों को चैलेंज किया है कि वो उनकी फिल्म में कुछ भी गलत साबित करते हैं तो वो फिल्में बनाना छोड़ देंगे। दोस्तों, कल इफी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद यह फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप, भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद। आगे बढ़ेंगे। भारत और इंडोनेशिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, कट्टरता और मजहब के नाम पर रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध साथ चलने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक दूसरे के धर्म के प्रति शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में उलमा की भूमिका पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों की टॉप लीडरशिप शामिल हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इंडोनेशिया की ओर से उप प्रधानमंत्री, मिनिस्टर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल रीजन, लीगल अफेयर्स प्रोफेसर मोहम्मद महफूज MD शामिल हुए।
दोनों ने अपने अपने संबोधन में मुख्य तौर पर सामाजिक सद्भाव में मजहब के किरदार पर जोर दिया। साथ ही इस बात पर भी सहमति जताई कि मजहब के गलत इस्तेमाल, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है। अजीत डोभाल ने सीमा पर आतंकवाद और आईएसआई से प्रेरित आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। डोभाल ने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम का मतलब शांति और खुशहाली होता है। Extremism and terrorism is against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with the enemy religion. Instead, we should focus on the real message of our religions, which stand for the values of humanism, peace and understanding. Indeed, as the Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. Islam ordained that the most extreme form of jihad is jihad afzal, that is jihad against one's senses of ego and not against innocent civilians. We also need to counter disinformation and propaganda that can impede peaceful coexistence among the followers of different faiths. Islam emerged as a rallying point for the disadvantaged and was tolerant in its outlook. After the Prophet's demise, fissures emerged among the caliphs on the question of his legitimate heirs. Each faction attempted to outdo the other by espousing a more radical interpretation of the hadiths. It is here that the ulama have a pivotal role to play. They have a leading role in educating the people on the original tolerant and moderate principles of Islam and countering radicalization and extremism with progressive ideas and thought. I have no doubt that dialogue and discussion among ulama and leaders of other faiths, like we are doing today, will foster a culture of interfaith peace by providing avenues for sharing experiences and best practices. Harmonious society without prejudice, intolerance, and discrimination will make our world a better place. I would like to encourage all of us to explore possibilities to work together in creating harmonious societies and continue sharing experiences, learning from best practices, and identifying a role in forming a thriving peaceful coexistence among believers